Yes, sir. Yes, sir, it is visible now. ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे हमें स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट कोर्स से। थोड़ा सा आइडिया हमें लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। Azure AG104, दिस इज द कोर्स कोड और एग्जाम कोड, यू कैन कंसीडर इट एज ए। और इस कोर्स कोड के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। Azure AZ104, Azure AG104 माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ओपन करते हैं हम इसको, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या चीजें हम मैनेज करने वाले हैं। This is the overview, and in this overview we are going to learn about virtual network, storage, compute, identity, security, governance। ठीक है, ये आप मॉड्यूल समझ सकते हो, ये हमारे पास मॉड्यूल हैं जिन मॉड्यूल को हम कवर करने वाले हैं अपने ट्रेनिंग पे। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ये आप देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड अबाउट रिसोर्स मैनेजर, एज़्योर टर्मिनोलॉजी काम कैसे करता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर लॉग्स क्या होते हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइज एज़्योर रिसोर्सेज, अबाउट एज़्योर क्लाउड सेल, बैस क्या होता है, पावर सेल किस तरीके से मैनेज किया जाता है क्लाउड की सर्विसेज से। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, सो अब अगर हम बेस से बात करें, पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी। हमें क्लाउड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो क्लाउड को समझने से पहले let me help you to understand about how many method we have to set up infrastructure for any organization। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने तरीके से ऑप्शन है अवेलेबल जिनको हम यूज करके अपने इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए यू कैन प्रोसीड विद ऑन प्रीमाइसेस सेटअप, राइट। दूसरा है आप वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आप वीडीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, और चौथा है आप क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे। ये मेथड है जिनकी हेल्प से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करते हैं। छोटा सा एग्जांपल, ऑन प्रोमाइसेस का मतलब ये आपका ऑफिस है, और इस ऑफिस के अंदर आपने सर्वर्स लगा रखे हैं, दीज ऑल आर द सर्वर्स, और आपने नेटवर्क स्विचेस लगा रखी हैं, नेटवर्क के लिए रूटर लगा रखे हैं। मतलब जो भी सर्विसेज हैं या जो भी रिसोर्सेज है ना, वो फिजिकली अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका कंसीडर किया जाता है एज ए फिजिकल सेटअप। चीजें क्लियर हो रही हैं गाइस? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. मतलब उनको आप टच करो, उनको रिप्लेस करो, उनको मॉडिफाई करो, उनको डिलीट करो, मींस आप उनको एक लोकेशन से उठा करके दूसरे लोकेशन पे रखो, एक डेस्क से उठा करके दूसरे डेस्क पे रखो। ये आपके पास फिजिकल एक्सेस की मीनिंग होती है। अब दूसरा ऑप्शन आता है वर्चुअलाइजेशन। फिजिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें तो फिजिकल के अंदर अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो यस, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सबसे ज्यादा जो कॉस्टली होता है ना, सबसे ज्यादा जो कॉस्टली सेटअप पड़ता है वो फिजिकल होता है। कि अगर आप ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप परचेज करते हो तो एक एक पॉइंट को आपको परचेज करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट के लिए आपको पे करने पड़ेंगे।
दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें वर्चुअलाइजेशन की, तो वर्चुअलाइजेशन थोड़ा सा अपग्रेडेड है, ठीक है। जो एक्सपेंसेस, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आपने यहाँ पे 100% आपने अमाउंट लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पे 100% अमाउंट लगाया और आप वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 100% अमाउंट आपका रिड्यूस होकर के 50% पे आ जाएगा। यहाँ पे आपकी 100% कॉस्ट जा रही है और यहाँ पे आपकी 50% कॉस्ट जाएगी। बेनिफिट क्या है वर्चुअलाइजेशन का? एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन आपने परचेज कर ली और इस हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन के अंदर आपने छोटी-छोटी वीएम्स बना ली, सर्वर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर ली आपने, और हर एक वीएम जो है एक हाई कॉन्फ़िगरेशन के मशीन के साथ जुड़ी हुई है। बेनिफिट्स की बात करें, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू ट्रबल शूट, easy to identify issues। ये बेनिफिट्स होते हैं, मतलब 50% जो कॉस्ट कम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट जो ये अदर बेनिफिट्स हैं इनका भी हम यूटिलाइज करते हैं वर्चुअलाइजेशन के केस में। ऑलराइट। गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, अब ये वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब थोड़ा सा हम अपग्रेड करते हैं, और अगर आप वीडीआई पे जाते हैं, एनी आइडिया अबाउट वीडीआई, कोई बताएगा? वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, ठीक है ना, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। आप इसको बोल सकते हो कि जैसे ऑन प्रोमाइसेस वर्चुअलाइजेशन अपग्रेडेड वर्जन है ऑन प्रोमाइसेस का, वैसे वीडीआई अपग्रेडेड वर्जन है वर्चुअलाइजेशन का। ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूसरे पेज पे बताने की कोशिश करता हूं। चलो, वर्चुअलाइजेशन और इसका पार्ट। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है ना, वर्चुअलाइजेशन में आपने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप खरीद लिया, 128 GB की रैम लगा दी इसमें, 5 TB की HDD हार्ड डिस्क लगा दी आपने, और अप टू 24 कोर का CPU लगा दिया आपने। इनफ है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा ना, छोटे छोटे वर्चुअल मशीन में अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, ऐसे मल्टीपल, इनको बोलते हैं VMs। अब VM की कैपेसिटी क्या है, एक को हमने 32 GB पे बना दिया, सर्वर चाहिए, OS कौन सा हो गया, सर्वर 2019 हो गया, हार्ड डिस्क कितनी देनी है, 1 TB हमने दे दी। इसी वर्चुअलाइजेशन में दूसरे बंदे ने रिक्वेस्ट की, दूसरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आप 8 GB की रैम दे दो, विंडोज 10 मशीन दे दो ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हार्डली 500 GB की हार्ड डिस्क दे दो। अब आप देखो, ये जो हार्डवेयर है ना, ये डिवाइड हो रहा है कितने में, एक एक वर्चुअल मशीन में, सिंगल वर्चुअल मशीन में ये डिवाइड हो रहा है। अब हमने डिस्कस किया कि जो VDI है ना, वो इसका भी अपग्रेडेड वर्जन है, वर्चुअलाइजेशन का भी अपग्रेडेड वर्जन है। कैसे? इसमें भी आधा पार्ट वर्चुअलाइजेशन का रहेगा, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन, सेम एज 128 GB रैम, 5 TB HDD, 24 कोर CPU, सब कुछ वही है। अब ये क्या करेगा ना, अब आप VM बनाओगे, डेफिनेटली VM बनाएंगे, वर्चुअलाइजेशन तो रहेगा रहेगा। अब इसका एडिशनल पार्ट कैसे है, कैसे VDI का सेटअप वर्चुअलाइजेशन के सेटअप से बेस्ट होता है, बेटर होता है। इनका अगर आप एक्सेस करोगे ना, तो एट ए टाइम एक यूजर एक्सेस कर पाएगा सारे मशीन को, वर्चुअल मशीन्स को,
only one user is applicable to access at the same time. लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है. अगर आप VDI सेटअप तैयार करते हो तो आप डिसाइड करोगे कि एक मशीन को कितने यूजर एट ए सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं. 2, 3, 4, 15, 20, 25. हाँ, बट कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखना पड़ेगा. चलो 3-3 बंदे कर लेते हैं. 3 इसको दे दिया, यूजर 4, यूजर 5 इसको दे दिया, यूजर 6, यूजर 7 इसको दे दिया. एक मशीन पे 3 यूजर आते हैं. 3 मशीन पे हम टोटल 9 यूजर यानी 9 एम्प्लॉय को मशीनें प्रोवाइड कर सकते हैं. ये इसका अपग्रेडेड है. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? ये सर, ये एक क्वेश्चन है सर. सर, ये वर्चुअलाइजेशन में जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं, तो ये क्या सर ऑन प्रेमाइसिस पर रहेगा सर, ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन? एक बेस मशीन रहेगी ऑन प्रेमाइसिस, एक फिजिकल मशीन रहेगी, उसी के ऊपर टूल इंस्टॉल करेंगे. जी, जी. जैसे ये 128 जीबी की रैम और 5 टीबी हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, ये ऑन प्रेमाइसिस पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे सर, इंस्टॉल कर दें. फिर उस पर ये अलग-अलग जो यूज़र बनाए हैं 32 जीबी और ये सब वीएम्स उसी में ही डिवाइड कर देंगे सर. करेक्ट. जी. ओके सर, थैंक यू. All right, any question please? सर, ये VDI में जैसे एक VM बनाया है, उसमें हमने 3 या 4 यूजर को हमने जो दिया है, तो उसका हाँ. जो मतलब जो डेटा सेव होगा वो इसी वर्चुअल मशीन में होगा या बेस उसमें जाएगा सर, बेस मशीन में? ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन जब हम VDI का इस्तेमाल करते हैं ना, हुँ, so हुँ। we always use share storage. नेस या सैन जो भी है ना? NAS या SAN का रख देंगे, तो डायरेक्टली कोई भी यूजर सेव करेगा डेटा को तो वो SAN पे जाएगा या NAS पे जाएगा. अंडरस्टूड सर, गॉट इट. ठीक है, तो उसमें कोई इशू ही नहीं रहेगा कि हमको लोकल पे रखना है या कि अदर पे रखना है. क्लियर है सर. चलो, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. चलो, अगले स्टेप पे चलते हैं. यहाँ पे अगला पार्ट है, ये हो गया VDI का, ये हो गया आपका ऑन प्रेमाइसिस का, मतलब जो लोकल का है सेटअप. अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्लाउड की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, VDI हुआ, और लेट्स टॉक अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी. क्लाउड टेक्नोलॉजी में अगर हम कॉस्टिंग की बात करें ना, तो वी डोंट हैव एनी मेथड टू आइडेंटिफाई. सो इसको क्या बोला जाता है? पे एज पर यूज. इसमें आप जितना पे करें, जितना यूज करेंगे उतना ही पे करना पड़ेगा. करेक्ट? जी जी. सर. चलो, अगले स्टेप पे मूव करते हैं. यहाँ पे अब क्लाउड टेक्नोलॉजी में यू नो दैट मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल. ए नंबर ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर है, अमेजन है,
जिसको AWS बोलते हैं, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, राइट, सेल्सफोर्स क्लाउड है, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स, IBM क्लाउड है, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वी नीड टू नो अबाउट द procedure how we can start our journey with cloud technology or with the cloud portal. ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ क्लाउड से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी तक कोई जो डिस्कस किया हमने गैप के बारे में? नहीं सर। अगला पार्ट है अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। So in single word, how we can describe about cloud computing? What you think about cloud computing? आपके अकॉर्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? Sir, basically, I think it is a delivery of computing services over the internet. Which types of services we can means implement over a cloud? Sir, like storage, virtual machine, and load balancer, these kind of services we can implement over the cloud. ठीक है, क्लाउड के ऊपर हम कोई सी भी सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप स्टोरेज की बात करें, बैकअप की बात करें, आप वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सर्वर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, होस्टिंग करना चाहते हैं, A to Z कुछ भी आप जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर, वो सारी सर्विसेज, वो सारे ऑप्शंस आपको क्लाउड पे मिल जाएंगे। हाँ, ये डिवाइड है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, लाइक डेवलपर का पार्ट अलग है, डेटाबेस का पार्ट अलग है, ऐसे करके ये अलग अलग सर्टिफिकेशन में डिवाइड हो सकते हैं, बट सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए ना, यू नीड टू डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट। आप इसको क्या कर सकते हैं, दो अलग पार्ट में इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लाइक एज फर्स्ट इज वर्क बेस्ड एंड अनदर इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। वर्क बेस्ड इन द सेंस किस तरीके का टास्क परफॉर्म होते हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या होते हैं कि कौन कौन सी टेक्निकली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसको क्लाउड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। So for better understanding, I'm going to categorize in two different part. पहला है, you can consider it as a work based, yes, और दूसरा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, वर्क बेस्ड इन द सेंस विच टाइप्स ऑफ टास्क यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, और टेक्नोलॉजी बेस्ड का मतलब है कि किस तरीके की कितने तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला है IaaS, दूसरा है SaaS, तीसरा है PaaS सर्विस। आई होप कि ये तो आपको नहीं सुना होगा कि IaaS, PaaS एंड SaaS। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। इज दैट ओके? आपने ये IaaS, PaaS एंड SaaS का कॉन्सेप्ट क्लियर है?
लिटिल बिट सर, थोड़ा बहुत है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड? पब्लिक एंड हाइब्रिड तो क्लियर है सर। प्राइवेट ये ऑन प्रीमिसेस ही होगा प्राइवेट, तो मुझे लग रहा है। जी। हाइब्रिड में ऑन प्रीमिसेस प्लस क्लाउड हो जाएगा, प्राइवेट में ऑन प्रीमिसेस हो जाएगा, पब्लिक मींस क्लाउड हो जाएगा। I think, sir, ये hybrid it's not a cloud. Sometimes it's some like a architecture. ये cloud में शायद नहीं होगा, architecture होता है एक, जो मतलब public और private का mixture होता है। Collection of both, you can say that. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start from the very basic, like as try to understand about IaaS, PaaS, SAS के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में गैप क्या है बेसिकली, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाउड के ऊपर वो इन्हीं से रिलेटेड रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेगी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज से रिलेटेड रहेगी और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज से रिलेटेड रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब ये होता है, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए मैनेजेबल सर्विस। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैनेजेबल सर्विस बोलते हैं। कैसे? मैनेजेबल सर्विसेज का मतलब ये है कि जो कस्टमर होगा, कस्टमर यानी हम अगर पोर्टल यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे कस्टमर हुए क्लाउड के, 75% टास्क जो है वो यूजर परफॉर्म करेगा, 25% जो टास्क है वो प्रोवाइडर परफॉर्म करेगा। इज दैट ओके? यस सर। 75% टास्क हम मैनेज करेंगे, 25% टास्क मैनेज करेगा हमारा प्रोवाइडर। वर्चुअल मशीन आईएएस का पार्ट है, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का पार्ट है, स्टोरेज इसी का पार्ट है, राइट? डेटाबेस अगर आप सेटअप करते हो ना तो वो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि ये किस तरीके से काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज कैसे काम टास्क परफॉर्म करता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें वर्चुअल मशीन का, तो डे वन आपने क्या किया है, एक वर्चुअल मशीन परचेज की 4 GB रैम पे, 100 GB ऑफ हार्ड ड्राइव पे, ठीक है ना, और आपने सीपीयू इसमें डिसाइड कर लिया 2 कोर का प्रोसेसर। एवरीथिंग इज ओके, सही तरीके से चल रही थी, बट आफ्टर फ्यू डेज लाइक आफ्टर 3 मंथ, ठीक है ना, 3 महीने बाद आपने प्लान किया कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्लो है, मीन्स जो रैम जो प्रोसेसर आपने दिया था यू वांट टू इंक्रीज इट, ठीक है ना, आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। सो इन दिस केस यू ऑलवेज मेक अ चेंजेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आप उसके कॉन्फ़िगरेशन का जो चेंजेस करेंगे ना वो खुद से करेंगे। एज़्योर सिर्फ आपको ऑप्शन देगा, बाकी की जो एक्टिविटी है वो आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। ऑल गुड? जी सर। Yes, sir. जो चीजें आप खुद से मैनेज करते हो, जो चीजें आप
खुद से मैनेज करते हो, जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो खुद से, वो सारी चीजें आपकी कंसीडर की जाती हैं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर सको। Then can we proceed for next? Yes, sir. Yes. एज इट इज स्टोरेज में, आज आपने 1 TB का स्टोरेज परचेज किया है और कुछ दिन बाद लाइक एज आफ्टर 3 months 1 TB की जगह 5 TB को का डेटा आपको रखना है, तो उस केस में भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज आ जाएगा, जिसमें आप अपनी चीजों को मैनुअली चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला जो पार्ट है वो है पैस सर्विस। पैस सर्विस क्या होता है? वो होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। नाउ पैस सर्विस का मतलब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, और इस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जस्ट अपोजिट इसको बोला जाता है अनमैनेजेबल सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं? अनमैनेजेबल सर्विस, जिसमें 75% जो टास्क है ना वो प्रोवाइडर मैनेज करता है, 25% जो टास्क है वो यूजर मैनेज करता है। मतलब आधे से ज्यादा जो टास्क है वो हमारा प्रोवाइडर खुद से मैनेज कर देता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये रहती है 25% टास्क परफॉर्म करने की। चलो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज केसेस कि अब हम इसको कैसे यूज करते हैं। नाउ अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं वेब होस्टिंग की। बेस्ट एग्जांपल है वेब होस्ट। दूसरा एग्जांपल है एज्योर एडी, जो अभी इस टाइम पे इंट्रा आईडी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है एज्योर सिक्वल एंड डायनामो डीबी। डायनामो डीबी एडब्ल्यूएस का पार्ट है, यहाँ पे होता है कॉस्मोस डीबी। ये जो सर्विसेज है ना, ये आपके कंसीडर की जाती हैं एज ए पैस सर्विसेज, जिसमें ज्यादातर जो टास्क है वो क्लाउड प्रोवाइड करता है। हम केवल 25% टास्क ही परफॉर्म करते हैं, बाकी के जो टास्क है ना वो हमारा प्रोवाइडर मैनेज करता है। इज ऑल राइट? Yes, sir. ठीक है, मतलब हमें सिर्फ गाइड कर देना कि हमें क्या चीज चाहिए। Mhm. नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, SaaS service, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के केस में इट इज बेस्ड ऑन जो सर्विसेज बेस्ड ऑन लाइसेंसेस, बेस्ड ऑन लाइसेंस। ठीक है, जैसे Office 365. Have you idea about Office 365, guys? Office 365 क्या है, किस तरीके से काम करता है? Any idea? Yes, sir.
सर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसकी सर्विसेज यूज करते हैं, सारी चीजें मैनेज जो भी जिससे सब्सक्रिप्शन लेते हैं वही मैनेज करते हैं, हम बस सर्विसेज यूज करते हैं। और सर कुछ भी इशू आता है हम टिकट रेस करते हैं तो वहां से वो सपोर्ट कर देते हैं। सर लाइक जीमेल भी इसमें सॉफ्टवेयर सर्विस में आ सकता है, लाइक वन ड्राइव भी आ सकती है। Anything else? Okay, so ये बेसिकली क्या है ना, ईमेल सर्विस मैनेजमेंट है। ईमेल सर्विस मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि पहले जो ईमेल होते थे वो आप एक्सचेंज सर्वर से एस्टैब्लिश करते थे, और एक्सचेंज सर्वर के केस में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो सारी चीजें खुद से मैनेज करनी होती थी, राइट? ए टू जेड टास्क यू नीड टू परफॉर्म। बट अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई डोंट थिंक कि मेलिंग सर्विसेज के लिए कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है हार्डवेयर का, ऑन प्रेमाइसेस हार्डवेयर का इस्तेमाल करेगी। They always set up email with the help of online mailing services. ऑनलाइन मेलिंग सर्विसेज के केस की अगर हम बात करें कि आपको सिर्फ साइन अप करना है, लाइसेंस परचेज करने हैं, E3 E5 मल्टीपल लाइसेंसेस होते हैं, और लाइसेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। किसी भी हार्डवेयर को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हार्डवेयर लगाओ, हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक्सचेंज सर्वर एस्टैब्लिश करो, ऐसा कोई भी टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Is that okay? Yes, sir. ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये होगी बात अपने पास किसकी, वर्क बेस्ड की। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड की बात करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड की बात करें तो आपको पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और लास्ट में हाइब्रिड क्लाउड का कॉन्सेप्ट मिलेगा। Now, if we talk about public cloud and what we can say that private and hybrid cloud के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, पब्लिक क्लाउड के केस में क्या होगा, n number of cloud providers are available जो आपको पब्लिक क्लाउड एस्टैब्लिश करके देते हैं, और द पब्लिक क्लाउड्स आर यू कैन कंसीडर एज ए, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, वो कंसीडर किया जाता है शेयर्ड सर्विसेज,
क्लाउड भी क्या करता है, दो तरीके की सर्विसेज देता है, एक शेयर्ड सर्विसेज देता है और एक डेडिकेटेड सर्विसेज देता है. What you understand about the shared services and dedicated services? No, sir. Any idea, please? डेडिकेटेड सर्विसेज में शायद ऐसे हो सकता है कि हम वर्चुअल मशीन को या अपने सर्वर को रिजर्व कर ले, तो शायद वो आई थिंक डेडिकेटेड में आएगा सर. और शेयर्ड में हम बाकी ऑन डिमांड सर्विस जैसे यूज कर सकते हैं, शायद ऐसे हो जाए. सर आई थिंक शेयर सर्विस में जो सबके लिए अवेलेबल है पब्लिकली, मतलब वो टेनेंसी पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले यूज करे. और डेडिकेटेड ये है कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है, लाइक प्राइवेटली यूज हो, प्राइवेटली टेनेंसी हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने लिए यूज करे और अपने इंटरनल एम्प्लॉय के साथ वो सर्विसेज शेयर कर दे. Anything else? चलो, let's try to understand about the gap between both. Right? Gap between both in the sense कि public और private में difference क्या है. ये जो सर्विस होती है ना पब्लिक वाली, पब्लिक क्लाउड सॉरी, ये इसके अंदर जो सर्विसेज रहती है ना वो शेयर्ड सर्विस होती है. मान लीजिए शेयर्ड सर्विस का मतलब ये कि आपने एक अकाउंट क्रिएट किया एज्योर पे, मैंने भी एट द सेम टाइम एक एज्योर पे अकाउंट क्रिएट किया, हम वर्चुअल मशीन परचेज कर रहे हैं, हम नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं, हम नेटवर्क स्टोरेज मैनेज कर रहे हैं या वेब एप्लीकेशन सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं. जो सर्विसेज आप मैनेज करोगे ना वो क्या रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे. जो बैकएंड में बेस मशीन है ना हाई कॉन्फ़िगरेशन का, एक मशीन से मल्टीपल अकाउंट कनेक्टेड है. जो भी सर्विसेज परचेज करते हैं हो सकता है कि उसी हार्डवेयर से मल्टीपल अकाउंट को रिसोर्सेस असाइन किए जाते हैं. ठीक है, आपने बीएम परचेज किया, हमने बीएम परचेज किया, या आपने कोई सर्विस इंप्लीमेंट की, मैंने भी सर्विस इंप्लीमेंट की, तो हो सकता है कि ये जो सर्विसेज है एक ही पार्ट से आ रहा है. अब ये शेयर्ड स्टोरेज सुन करके जितने भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हुए हैं, जैसे बैंक्स हो गई या फिर अदर जिनका फाइनेंस पे टास्क परफॉर्म होता है ना, वो लोगों ने मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू यूज द क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें प्राइवेसी है ही नहीं कुछ, और मे बी कि इन केस अगर इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तो काफी ज्यादा नुकसान वाला हो जाएगा किसी भी कंपनी के लिए. सो उन्होंने क्या किया, राइट, क्लाउड प्रोवाइडर्स ने क्या किया कि इस पार्ट को हटा दिया. ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उन्होंने एक डेडिकेटेड को ऑप्शन दे दिया. और डेडिकेटेड के केस में कॉन्सेप्ट क्या आया, डेडिकेटेड के केस में कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो भी राइट जो भी रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करोगे वो डेडिकेटेड आपके लिए असाइन होगा और किसी भी बंदे के लिए असाइन नहीं किया जाएगा. इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी हाई मिली और आपके राइट्स ज्यादा मिले. ऑलराइट, प्लीज कंफर्म.
जी तो जो प्राइवेट है ना वो है डेडिकेटेड। प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डेडिकेटेड। और लास्ट में है हाइब्रिड। तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हाइब्रिड का? इट इज कलेक्शन ऑफ बोथ। कुछ सर्विसेज आपने पब्लिकली परचेज की, कुछ सर्विसेज आपने प्राइवेट मेथड के थ्रू परचेज की। दोनों के केस में, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कंसीडर करते हैं? हाइब्रिड। P प्लस P, पब्लिक प्लस प्राइवेट इक्वल टू हाइब्रिड इन्वायरमेंट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट प्लीज? नहीं सर, ये पब्लिक और प्राइवेट जो है ये एट द टाइम ऑफ परचेसिंग हमें पता लगता है कि हमें डेडिकेटेड लेना है या फिर शेयरिंग लेना है। जब हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उस टाइम पे हमें चूज है करना ना, होता है। सर्विसेज आपको तीनों मिलेंगी। सर्विसेज नहीं, आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों रहेंगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी परचेज करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लाइंट कहता ठीक है है। कि मुझे हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए। हम्म। क्लाइंट कहता है मुझे हाई लेवल जी की सिक्योरिटी चाहिए, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। कॉस्ट क्या होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू यू मस्ट नीड टू टेक केयर द सिक्योरिटी। सर मेरे एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग ना। सर ये जैसे आपने बताया ISS PSS और ये तो सर ये पास हमें ये जब हम जैसे हमने Azure का सब्सक्रिप्शन परचेज करा या हम कोई सर्विसेज अगर हम यूज करते हैं तो सर वहाँ पे हमें कोई ऑप्शन मिलता है कि हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करना चाहते हैं या ISS? ये सर्विस हमें पता होनी चाहिए सारी कि कौन सी किस कैसी है। हाँ नहीं, अभी तो एज्योर ने उनको डिवाइड कर दिया है। अच्छा अच्छा, ओके सर। अब आप पोर्टल ओपन करोगे ना तो उसमें बताएगा कि ये सर्विसेज आईएएस में जा रही हैं, ये सर्विसेज ओके पैस सर्विसेज में जा रही हैं। ओके ओके ओके, हम्म। ठीक है सर, ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। पहले पहले आपको खुद से डिवाइड करना होता था कि इसमें ये टास्क हो रहा है तो ये पक्का आईएएस का पार्ट होगा, ये टास्क हो रहा जी है तो सर। इसमें ये पक्का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का टास्क होगा। बट अभी क्या किया है इन्होंने, डिवाइड कर लिया है थोड़ा सा वर्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। So you can easily recognize, you can easily divide the workload. चलो, ये पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे। ये तो बेस हो गया, ये बेस हो गया, बेस इन द सेंस के लाइक एज अ बेसिक एक्टिविटी ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी। अगले अगर हम पार्ट की बात करें तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी विद क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, विद एज्योर, नॉट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा तो डिस्कस हुआ, अब हमें थोड़ा सा ये क्लियर करना है कि हाउ वी कैन मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ एज्योर। एज्योर पोर्टल पे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है या कैसे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यू नो दैट एज्योर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। ये भी एक तरीके का क्लाउड प्रोवाइडर है, और जिस क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, कोई भी सर्विसेज वगैरह को हम इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं इसके थ्रू। इज दैट करेक्ट? जी सर।
Next, Azure Portal and Service Management. पहले से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एज्योर, बेस आइडिया होना चाहिए, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। दूसरा, अबाउट एज्योर सब्सक्रिप्शन। तीसरा, एज्योर डेटाबेस, नॉट डेटाबेस, डेटा सेंटर्स, कि एज्योर ने कितने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, उसके बाद एज्योर डेटा सेंटर का पार्ट हो गया। एज्योर डेटा सेंटर के बाद आएगा आपका रिसोर्स ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप और क्या होगा, मैनेजमेंट ग्रुप का पार्ट आएगा। नेक्स्ट, अब प्रोसीड करते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा। अबाउट एज्योर की बात करें तो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं आपको। एज्योर की हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2010, ठीक है। एज्योर डेटा सेंटर सेटअप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अक्टूबर 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एज्योर का डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया, यानी एज्योर पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, फ्रॉम अक्टूबर 2010 टू मई जून, राइट, मई 2016, ठीक है, 2016, मई 2016 तक इन्होंने जो पोर्टल दिया ना उसको बोला गया क्लासिक पोर्टल। इतनी जर्नी को हमने क्या बताया, क्लासिक पोर्टल। मई 2016 टू टिल द डेट जो हम पोर्टल यूज करते हैं वो होता है ARM पोर्टल। ऑलराइट, उसको हम क्या कहते हैं, ARM पोर्टल बोला जाता है। क्लासिक पोर्टल और ARM पोर्टल, डिफरेंस समझो। क्लासिक पोर्टल ओल्ड होता है, ओल्ड इन द सेंस 2010 से लेकर 2016 के बीच में जो भी पोर्टल पे मैनेजमेंट किया गया चीजों को, या जो सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी वो आपके क्लासिक पोर्टल के अंतर्गत आएगी। और मई 2016 से आज के डेट तक जो भी हमारे पास पोर्टल है वो ARM पोर्टल कहलाता है, विच इज कंसिडर एज ए एज्योर रिसोर्स मैनेजर। इसको हम क्या बोलते हैं, एज्योर रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। बहुत गैप है दोनों में, अगर हम बात करें तो ह्यूज गैप है बिटवीन क्लासिक पोर्टल और ARM पोर्टल पे। इन दोनों के बीच में अगर आप डिवाइड करोगे ना, देखोगे गैप तो काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। कैसे, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पोर्टल। अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई है ना,
no option to reset VM password. मतलब अगर आप 2016 के पहले वर्चुअल मशीन बनाते हो एज़्योर पोर्टल के ऊपर तो आप उसका पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात करें तो। ये पहला। दूसरा, ऑटोमेशन नहीं सपोर्ट करता था। व्हाट इज ऑटोमेशन? यानी स्क्रिप्टिंग। पावर सेल वगैरह इस पे काम नहीं करते थे पुराने वाले पोर्टल पे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो पोर्टल है इसमें बहुत सारी सर्विसेज है। क्या क्या है? स्क्रिप्टिंग है, पावर सेल है, क्लाउड सेल भी है, और अगला पार्ट है क्या? ये फुल्ली ऑटोमेशन है। फुल्ली ऑटोमेशन सपोर्टेड है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर, इसमें सर बीएम का पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे इस वाले हाँ ARM पोर्टल? पास अब अभी तो बहुत सारे ऑप्शन मिल गए इसमें। जी VM पासवर्ड रीसेट भी है, ठीक है ना। पहले बेस्टियन नहीं था, बेस्टियन को ऑप्शन दे दिया इन्होंने। ऐसे अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसमें देखने को। जी। डन। सो ये हो गया अपने पास अबाउट एज्योर, बेसिक था एज्योर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज्योर सब्सक्रिप्शन, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सब्सक्रिप्शन? कितने तरीके के एज्योर सब्सक्रिप्शंस होंगे? सर एज्योर में शायद पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन होता है। और शायद एक फ्री ट्रायल और शायद MSDN सर शायद ये भी होता है। फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, MSDN सब्सक्रिप्शन होते हैं। जी जी। सर बेसिकली हम सर्विसेज यूज करते हैं, फिर उसका बिल जनरेट होता है, हम बिल पे करते हैं। पे एज यू गो के केस में। ठीक है। अगला जो पार्ट है वो है एज्योर सब्सक्रिप्शंस के रिलेटेड। जब भी आप पोर्टल के ऊपर, सॉरी नॉट पोर्टल, किसी भी ब्राउजर पे जाकर के, ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे जाकर के आप टाइप करते हो https portal.azure.com, ठीक है ना। ये URL होता है। इस URL पे, ठीक है, इस URL पे आपको साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आप अपनी चीजों को मैनेज कर पाओगे।
सर URL के थ्रू हम लॉगिन करेंगे तो क्या उसको वही सर ARM पोर्टल बोला जाएगा सर? हाँ, डायरेक्टली ARM पोर्टल अभी जो है ना 2016 के बाद से जो आपको पोर्टल दिखाई पड़ते हैं ना वो ARM पोर्टल ही है। ओके क्लासिक पोर्टल कब आते थे पहले? 2010 टू 2016 तक, 2016 के पहले जो भी थे वो क्लासिक पोर्टल थे। अभी जो है आपका ARM पोर्टल, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर पोर्टल कहलाता है। ओके नेक्स्ट, अब इसमें क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन का पार्ट आएगा। जब आप साइन अप करते हो तो साइन अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि एक ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करोगे, दूसरा आप कॉन्टैक्ट नंबर, तीसरा आप इस्तेमाल करोगे क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे? फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करोगे या फिर पे एज यू गो अकाउंट। या फिर इसमें MSDN का अकाउंट बनाओगे। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट होगा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ वी कैन सेट अप अ फ्री ट्रायल अकाउंट। फिर धीरे धीरे सर्विसेज को मैनेज करेंगे। So please go through the points that we discussed in today's session. And if you feel like if you have any question or doubt, please let me know. ओके सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट प्लीज? सर इसमें से जो डॉक्यूमेंट वगैरह होगा ये डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट क्या वो पोर्टल से, ये माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल से?